हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 22 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे was designated as an international day by the UN on which day? देखिए, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेजिग्नेटेड किया गया था। तो आपको बताना है ये किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अपना 20 जून को। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20 जून, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict is an international event conducted by the United Nations on which day every year? आपको बताना है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है अपना 19 जून को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, 19 जून। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 37th member Indian athletics team for the upcoming Commonwealth game will be lead by। आपको बताना है आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 33 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कौन लीड करेगा अपनी 37 मेंबर इंडियन एथलेटिक्स टीम को। तो ये है अपने नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा 37 मेंबर्स इंडियन एथलेटिक टीम को कॉमनवेल्थ में लीड करेंगे। ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 एंड क्विज कंपटीशन इन न्यू दिल्ली। तो आपको बताना है कि नई दिल्ली में किसने जो नेशनल योगा ओलंपियाड है उसको इनॉग्रेट किया है। तो ये है अपने धर्मेंद्र प्रधान, अपने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 को, और यहाँ पर एक क्विज कंपटीशन रखा गया जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 को। उसके बाद नीरज चोपड़ा वोन द जेवेलियन थ्रो इवेंट एट द कोर्टेन गेम्स इन फिनलैंड रिसेंटली। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ हिज विनिंग थ्रो। आपको बताना है कि हाल ही में जो नीरज चोपड़ा है जेवेलियन थ्रो में उन्होंने कोर्टेन गेम्स जो कि फिनलैंड में आयोजित हो रहे थे वहां पर स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो बताना ये है कि जो उनका थ्रो का डिस्टेंस था वो कितना था। उनके थ्रो का डिस्टेंस था 86.69 मीटर। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, 86.69। ठीक है, उन्होंने 86.69 मीटर जेवेलियन थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कहां पर? कोर्टेन गेम्स फिनलैंड में। उसके बाद हु लॉन्च्ड द हिस्टोरिक टॉर्च रिले फॉर 44th चेस ओलंपियाड एट इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। देखिए, हाल ही में क्या है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में नई दिल्ली में 44वें चेस ओलंपियाड का इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने मशाल जलाकर इस 44th चेस ओलंपियाड को इनॉग्रेट किया है, एक तरीके से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो टॉर्च रिले, मशाल जलाने वाली जो प्रक्रिया है वो किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने मशाल जलाकर इस चेस ओलंपियाड यानी 44वें चेस ओलंपियाड की शुरुआत की है, यानी इसका शुभ आरंभ किया है। उसके बाद नेम द ऑथर ऑफ द बुक भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो आपको बताना है कि एक बुक अभी हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो अनकही कहानी भारतीय संविधान, इस पुस्तक के लेखक का नाम है राम बहादुर राय। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बहुत आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राम बहादुर राय, इनकी एक किताब है भारतीय संविधान अनकही कहानी। ठीक है,
इनका हाल ही में विमोचन हुआ है। उसके बाद व्हाट इज द इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट फॉर किड्स नेम एज। देखो आपको बताना है कि इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट खोला है, ठीक है, एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम क्या है, आपसे पूछा गया है जो ये अकाउंट्स रहेंगे इसका नाम क्या है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक स्कीम लागू की है, एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें क्या है, बच्चों को आदत डाली जाएगी कि वो बचपन से ही सेविंग करना सीखे, ठीक है। तो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की है एंजॉय। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, एंजॉय। एंजॉय स्कीम को लॉन्च करने वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक है इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, और जो कि एक किड्स के लिए एक सेविंग अकाउंट रहेगा, ठीक है, सेविंग अकाउंट इनिशिएटिव रहेगा। उसके बाद रिसेंटली फिच रेटिंग रिवाइज द आउटलुक ऑन लॉन्ग टर्म इशुअर डिफॉल्ट रेटिंग ऑफ 9 इंडियन बैंक्स टू टू व्हाट। तो देखिए यहां पर यह पूछा गया है कि हाल ही में फिच रेटिंग ने अपनी आउटलुक को रिवाइज किया है, अपनी लिस्ट को रिवाइज किया है, और उस लिस्ट में जो 9 भारतीय बैंक है उनका स्टेटस नेगेटिव से अब स्टेबल हो गया है, ठीक है। किस किस रिगार्डिंग नेगेटिव से स्टेबल हो गया है, ये ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग में, ठीक है। ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग में 9 भारतीय बैंकों का स्टेटस अब नेगेटिव से स्टेबल हो गया है अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग। तो इसमें आपको बताना था कि जो अपना स्टेटस है, आउटलुक है, अपने 9 भारतीय बैंकों का आउटलुक है, वो अब क्या हो गया, वो अब हो गया है स्टेबल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आरबीआई इन इट्स पेमेंट विजन 2025 aim to increase the number of digital payment transaction by more than what by 2025। आपको बताना है कि 2025 तक आरबीआई के पेमेंट विजन 2025 के अनुसार जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो कितने गुना हो जाएगा 2025 तक, ठीक है। सवाल आप समझिए कि 2025 तक आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक विजन के अनुसार, पेमेंट विजन 2025 के अनुसार जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो कितने गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 गुना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 3 गुना, 2025 तक डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन 3 गुना हो जाएगी। उसके बाद which country will continue to be the gray list of countries under increased monitoring of financial एक्शन टास्क फोर्स। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में कौन लगातार बना रहेगा, ये रहेगा अपना पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान क्या होता है, एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में या फाइनेंशियल एक तरीके से थेफ्ट के केस में एक लिस्ट बनती है जिसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, एक लिस्ट जारी करता है, उसकी एक ग्रे लिस्ट होती है जिसमें उन देशों को रखा जाता है जो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और एक टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं। तो ऐसे देशों की लिस्ट में पाकिस्तान, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा, ये 2018 से ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। उसके बाद एज पर कैंटर ब्रांड्स 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट विच कंपनी वाज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कमिंग आउट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कैंटर ब्रांड्स 2022 की लिस्ट में मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड की रिपोर्ट से के अनुसार भारत का कौन सा ब्रांड क्या रहेगा, एक तरीके से टॉप पर रहेगा, भारत में टॉप बताना है, ठीक है। तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये इसने भारतीय ब्रांड्स में टॉप किया है, ठीक है, एज पर द कैंटर ब्रांड्स 2022 लिस्ट में, ठीक है। कैंटर ब्रांड्स 2022 के अनुसार जो भारतीय ब्रांड जिसने भारत में टॉप किया है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द सेकंड ईयर। दूसरे साल के लिए भी किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है, ठीक है। दूसरे साल के लिए भी किस एयरपोर्ट को दूसरे एक तरीके से बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है दूसरे साल के लिए भी, तो ये मिला है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरे साल के लिए भी
वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2022, 2022 के वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम क्या थी? तो ये देखिए 2000 जो 22 का जो थीम था वो अभी क्या हुआ था, लॉन्च नहीं हुआ था। ठीक है, पब्लिश नहीं हुआ था, 2021 की ये थीम है। तो ये है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी जो थीम थी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की वो थी टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट नेम्ड एज द फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। देखिए भारत का एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको एक जो अभी लिस्ट आई थी वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स की, ठीक है, उसमें फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया का खिताब मिला है भारत के एक एयरपोर्ट जिसका नाम है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल अब हम बात करते हैं एक तरीके से अपने आज 22 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज की। तो पहली न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। ठीक है, तो आपको याद रखना है योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड वाइड 21 जून को। ठीक है, और ये कब से मनाया जा रहा है, 2015 से मनाया जा रहा है। अब की बार इसका 8वां संस्करण का आयोजन हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे का कौन सा संस्करण था, 8th एडिशन था, यानी 8वां संस्करण था। ठीक है, और इसमें क्या है 21 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम जो 21 जून को मनाया गया, 21 जून 2022 को जो वर्ल्ड योगा डे मनाया गया, इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो आपको ध्यान रखना है कब मनाया जाता है और थीम क्या थी। तो ये थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और इसका कौन सा संस्करण हाल ही में मनाया गया है, 8वां संस्करण। तो आपके लिए ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको अच्छे से कवर करेंगे। अगर हम बात करें तो जो आइडिया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, ये प्रपोज्ड किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहां पर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, और उसकी 27वीं मीटिंग जो कि 2014 में आयोजित हो रही थी। तो 2000 सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन की जनरल असेंबली में प्रपोज्ड किया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को। ठीक है, और 2015 से ये लगातार मनाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ योगा, ये अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ योगा अनाउंस्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे एक अवार्ड रखे गए हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, जो व्यक्ति इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन योगा को प्रमोट करने के लिए बेहतरीन योगदान देते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री की ओर से क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो उनका भी अनाउंसमेंट अब हो चुका है। इनके बारे में देखते हैं किसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, आयुष मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वो क्या दे रहे हैं, प्रधानमंत्री अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा 2022। ठीक है, तो आयुष मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है कि ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन 2022 के अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो दो इंडिविजुअल्स को और दो इंस्टीट्यूशन को अवार्ड मिलेंगे। ठीक है, दो व्यक्तियों को और दो संस्थाओं को ये अवार्ड दिए जाएंगे। अगर हम बात करें वो कौन कौन है, तो देखो भिक्खू 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 संघ सेना, ये लद्दाख से हैं, ये व्यक्ति कहां से है, लद्दाख से हैं। और मार्कस विनिसियस रोजो रोड्रिगस, ये ब्राजील से हैं। ठीक है, इन दो व्यक्तियों को क्या है, प्रधानमंत्री अवार्ड दिया जाएगा फॉर योगा प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से भिक्खू भिक्खू संघ सेना और मार्कस विनिकस रोजो रोड्रिगस। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, यानी एक संस्थाओं की, तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी
डिवाइन लाइफ सोसाइटी फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जिसका नाम है डिवाइन लाइफ सोसाइटी, और एक ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम से यानी यूके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, ठीक है। इसको भी ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर प्रमोटिंग योगा दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो जो ये अवार्ड्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा, ये इनका अनाउंसमेंट हुआ था सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर, ठीक है। यानी जो दूसरा संस्करण था योगा डे का, इंटरनेशनल योगा डे का, तो उस ओकेजन पर ये अनाउंसमेंट किए गए थे कि हम क्या है, अगर कोई प्रमोट करता है योगा को या उसके लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है तो हम क्या करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे, ठीक है। तो ये 2016 से ये जो अवार्ड्स हैं ये रखे गए हैं, 2016 से दूसरे संस्करण से, यानी सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे से ये अवार्ड्स स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने इंडक्ट किया है एक न्यू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है स्क्वाड्रन 840 CG, ठीक है, स्क्वाड्रन 840 CG। अगर डिटेल पढ़ें तो ये है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया है, एक न्यू एयर स्क्वाड्रन जिसका नाम है 84 स्क्वाड्रन CG, इसको एस्टेब्लिश किया है चेन्नई में। और ये क्या है, ये विद एन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 एयरक्राफ्ट है, ठीक है। यानी एक मार्क 3 टेक्नोलॉजी से लेस ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ALH है, ALH विद द टेक्नोलॉजी मार्क 3, ठीक है। ये बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है 840 स्क्वाड्रन। इसको हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, ये देश में ही बनाया गया है, किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर आता है, ठीक है। तो भारत क्या कर रहा है, अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है, ठीक है। तो भारत में ही बहुत सारे एक तरीके से डिफेंस ऑर्नामेंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। तो ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा इंडिजीनियस ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रिपेयर किया गया है जो कि मार्क 3 टेक्नोलॉजी के साथ लैस है, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की, ये इसने क्रिएट किया है, डेवलप किया है किसको, HAL ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी, ठीक है। अगर हम बात करें HAL ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसका भी एक तरीके से इसको भी डेवलप किया है किसने, अपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, HAL ने, ठीक है, ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को किसने बनाया है, HAL ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। अगर हम बात करें कमांडर ऑफ ईस्टर्न कोस्ट रीजन गार्ड रीजन, ये है इंस्पेक्टर जनरल AP बडोला, ठीक है। AP बडोला क्या है, ये है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कमांडर ऑफ ईस्टर्न कोस्ट गार्ड रीजन के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें LIC की एक स्कीम धन संचय, ठीक है, ये एक न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है फ्रॉम लाइफ LIC इंडिया, ठीक है। LIC का एक नया प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है धन संचय, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC ने इंट्रोड्यूस किया है एक धन संचय, एक तरीके से नए प्रोडक्ट को। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि धन संचय क्या है, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको प्रोटेक्शन भी देगा और आपकी सेविंग को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन भी देगा, इनकेस आपको कुछ हादसा हो जाता है आपके साथ तो ये क्या है, फुल्ली प्रोटेक्शन आपको देगा। इन द सेंस मतलब आपको क्या है, एक तरीके से जो आपके मरने के बाद जो आपके एक तरीके से नॉमिनी होंगे या आपके घर वाले होंगे तो उनको क्या है, एक तरीके से एज ए इंस्टॉलमेंट EMI आपको पैसा देता रहेगा, ठीक है। जब तक आपका सेविंग्स कंप्लीट नहीं होता तब तक एज ए EMI आपको पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बेनिफिशियरी फॉर PFRDA पेंशन स्कीम इंक्रीज्ड बाय
24%। ठीक है, 24% इंक्रीज हो गई है बेनिफिशियरीज की संख्या जो कि अपने पीएफआरडीए में है। अब ये पीएफआरडीए है क्या? देखिए, पीएफआरडीए है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर के अनुसार द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर टू ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी टू फ्लैग्स पेंशन स्कीम। देखिए, एक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि पेंशन के लिए स्कीम बनाती है। ठीक है, तो इसकी दो स्कीम है। ठीक है, पीएफआरडीए की दो स्कीम है, उनमें 24% सब्सक्राइबर का इजाफा हुआ है। ठीक है, यानी जो उसके सब्सक्राइबर हैं उसको पीएफआरडीए पेंशन स्कीम को लेने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या अब 24% बढ़ गई है। ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये कितनी हो गई है? 5.32 करोड़ हो गई है। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की बात करें तो 5.32 करोड़ हो चुकी है। और ये कितना है? 31 मई 2022 तक, 31 मई 2022 तक का डाटा ये। ठीक है, अगर हम बात करें पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए की, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इन वेरियस नेशनल पेंशन स्कीम प्लान क्लाइंब टू 531.37 लाख बाय द एंड ऑफ मई 2022। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, ठीक है, अटल पेंशन योजना की, इसको पहले क्या नाम दिया जाता था? ये था फॉर्मली नोन एज स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना, तो अटल पेंशन योजना को पुराना नाम क्या है? स्वावलंबन योजना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक पेंशन स्कीम है, यह आपको ध्यान ध्यान रखना है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली है, इन्होंने क्या किया था? इसको नोट किया था बजट स्पीच 2015 में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अनवील किया था कोलकाता में ऑन 9 मई 2015 में। ठीक है, 2015 में इसको अनवील किया था, इस योजना को, अटल पेंशन योजना को नरेंद्र मोदी ने अनवील किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड म्यूजिक डे 2022 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 21, यानी 21 जून को क्या है? वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस साल की थीम, 2022 वाले वर्ल्ड म्यूजिक डे की थीम क्या थी? वो थीम थी म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन इस साल की थीम थी। अगर हम बात करें, इस डे को मनाया जा रहा है 1982 से। ठीक है, और ये एक तरीके से समर सोलेस्टिस इन फ्रांस के ओकेजन पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से 1982 से फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें डीबीएस बैंक इंडिया ने क्या किया है? परचेज किया है 9.9% शेयर को, जो कि कहां के शेयर होंगे? स्वकर्मा फाइनेंस के शेयर होंगे। ठीक है, यानी डीबीएस बैंक ने स्वकर्मा फाइनेंस बैंक के 9.9% शेयर्स को खरीद लिया है। किसने खरीदा है? डीबीएस बैंक ने। किसके? स्वकर्मा बैंक के 9.9% शेयर्स को खरीद लिया है। अगर हम डिटेल पढ़ें तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि इसने खरीदा है 9.9% शेयर्स जो कि स्वकर्मा फाइनेंस में होंगे। ठीक है, स्वकर्मा फाइनेंस के 9.9% शेयर को डीबीएस बैंक ने खरीदा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये स्वकर्मा फाइनेंस बैंक एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, नॉन बैंकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये स्वकर्मा क्या है? एक्सपेंड हो रहा था, ये एक्सपेंड कर रहा है इट्स अपना नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। अगर हम बात करें तो स्वकर्मा एक नॉन बैंकिंग, जैसे कि आपको अभी बताया, स्वकर्मा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, ये इसका एक मिशन क्या है? इसका मिशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी एमएसएमईज को क्या है? एक तरीके से स्पॉन्सर्ड करना या सपोर्ट करना। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीके से फाइनेंस है, एक एमएसएमई फाइनेंशियल बैंक है, फाइनेंशियल एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिसके 9.9% शेयर अब डीबीएस बैंक ने खरीद लिए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर, अब जैसे अगर स्वकर्मा बैंक के बारे में बात करें तो स्वकर्मा फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके 4 ऑफिस है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, यानी 3 साइट पर, 3 राज्यों में इसके क्या है? अभी ऑफिस खोले जा चुके हैं। अगर हम बात करें आईआईएससी
IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ऑफिशियली ओपन्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को ओपन किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को आधिकारिक रूप से नरेंद्र मोदी ने खोल दिया है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और इसकी आधारशिला रखी है, किसकी आधारशिला रखी है? बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एट IISc बेंगलोर। देखिए IISc बेंगलोर है, आपको जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, उसके परिसर में एक हॉस्पिटल खोला जाएगा जिसकी आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी ने। उस हॉस्पिटल का नाम है बागची पार्थ सारथी, बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। और इसके साथ साथ उन्होंने इनोग्रेट किया है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को भी एक तरीके से इनोग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो IISc में यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के परिसर में दो चीजें इनोग्रेट हुई हैं, एक तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और दूसरा वहां पर एक बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की भी आधारशिला रखी गई है। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की, तो ये 82 बेड का एक हॉस्पिटल है, जिसमें सारे इक्विपमेंट मिलेंगे, जो सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर आपको प्रदान की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद US कैनेडियन ऑथर रुथ ओजेकी विंस वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। देखिए US कैनेडियन एक महिला है जिनका नाम है, महिला ऑथर है जिनका नाम है रुथ ओजेकी, इनको अवार्ड मिला है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन, वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। अगर हम बात करें तो US कैनेडियन ऑथर, फिल्म मेकर एंड जैन बुद्धिस्ट प्रिस्ट है। ठीक है, जैन बुद्धिस्ट प्रिस्ट है, इनका नाम है रुथ ओजेकी, इन्होंने जीता है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन दिस ईयर। ठीक है, इनकी एक नोवेल है जिसका नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, बुक ऑफ फॉर्म्स एंड एम्प्टीनेस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें द बुक ऑफ फॉर्म्स एंड एम्प्टीनेस, ये एक 13 साल के लड़के की कहानी है जिनके पिता की एक हादसे में मौत हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद पिता की मौत के बाद उस बच्चे का जीवन कैसा रहा, उसमें ये सब बातें लिखी गई हैं। तो इसके लिए, इस बुक के लिए, इस नोवेल के लिए किसको, रुथ ओजेकी को क्या मिला है, अवार्ड मिला है जिसका नाम है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें, एक किताब का नाम है गौतम अदानी, ए बुक टाइटल गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये लिखी गई है बाय RN भास्कर। RN भास्कर के द्वारा लिखी गई एक किताब का नाम है गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये अब रिलीज हो चुकी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़े तो क्या है, द बायोग्राफी ऑफ बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी, टाइटल जिसका नाम है गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। देखिए ये गौतम अदानी जी की एक बायोग्राफी है जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, RN भास्कर के द्वारा। ठीक है, और ये पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश की जा चुकी है। ठीक है, पेंगुइन रैंडम हाउस यानी PRHI के द्वारा क्या है, इसको पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें RBI स्पेंट मोर टू प्रिंट 20, 50, 100 और 200 नोट्स इन द फिस्कल ईयर 2022। देखिए 2022 में, वित्त वर्ष 2022 में RBI को ज्यादा पैसे किसके लिए खर्च करने पड़ेंगे, 20, 50, 100 और 200 के नोट के लिए। यानी अगर हम बात करें इनकी कॉस्ट की, ठीक है, इनके सेलिंग प्राइस की, तो इनकी कॉस्ट या सेलिंग प्राइस इनका बढ़ चुका है। ठीक है, यानी प्रिंट करने में जो कॉस्ट आती है वो बढ़ चुकी है, किस किस की, 20, 50, 100 और 200 के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें डिटेल की, तो डिटेल ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बैंक नोट इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20, 50, 100 एंड 200 हैज गॉन अप फॉर द ईयर 2022। ठीक है, अगर हम बात करें 20, 50, 100 और 200 के लिए, तो इनकी कॉस्ट यानी इनकी सेलिंग प्राइस अब बढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 500 रुपए के डिनोमिनेशन की, तो इनका जो प्राइस है वो सेम रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। और जो ये नोट छपते हैं, ठीक है, तो ये कहां पर छपते हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड के द्वारा छापे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण
लिमिटेड, इसी के द्वारा क्या है अपने इंडियन डिनोमिनेशन के नोट्स हैं वो छापे जाते हैं। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड के, तो इसका जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये मैसूरू में है और सालबोनी में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सालबोनी में और मैसूरू में क्या है अपने नोट छापने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ओन्ड प्रेस है नासिक में और देवास में, ये आपको ध्यान रखना है। और जहां पर कॉइन मिंट किए जाते हैं यानी टकसाल जो हैं वो मुंबई में है, हैदराबाद में, कलकत्ता में है और नोएडा में। तो आपको ध्यान रखना है 4 मिंट है और 4 एक तरीके से जहां पर नोट छापे जाते हैं वो एक तरीके से हेडक्वार्टर है, मैसूर में, सालबोनी में, नासिक में और देवास में, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहां पर अपने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड केंद्र है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रेड बुल के ड्राइवर जिसका नाम है मैक्स वर्स्टापेन, इन्होंने जीता है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को, ठीक है। तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है, ये रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टापेन ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेड बुल के जो ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टापेन, इन्होंने बहुत ही नैरोली क्लेम किया है एक 6th विक्ट्री को, यानी अपनी छठी जीत को, कहां पर फॉर्मूला 1 में, इस साल इस सीजन में फॉर्मूला 1 सीजन की छठी विक्ट्री को इन्होंने अपने नाम किया है। और इन्होंने कौन से प्रिक्स को जीता है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में जीता है। अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर रहे सर्जियो पेरेज, जो कि वर्स्टापेन के ही टीममेट है, यानी एक तरीके से ये भी रेड बुल के ड्राइवर है। सर्जियो पेरेज ये सेकंड नंबर पर रहे हैं और थर्ड नंबर पर रहे हैं मर्सिडीज के लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन क्या है, ये एक मर्सिडीज के ड्राइवर है जो कि तीसरे नंबर पर रहे हैं कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद गस्टावो पेट्रो ये फॉर्मर रेबेल वॉरियर हैं, ये इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ ली है, गोस्टावो पेट्रो ने, ठीक है। गोस्टावो पेट्रो जो कि एक रेबेल वॉरियर हैं, इन्होंने क्या है प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है कोलंबिया के। अगर हम बात करें तो कोलंबिया के प्रेसिडेंसी जो इलेक्शंस है वो जीते गए हैं गस्टावो पेट्रो के द्वारा, जो कि एक रिबेल वॉरियर है और ये इन्होंने सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में अहम योगदान दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटा और इसका यहाँ पर जो करेंसी है वो है कोलंबियन पैसो, ठीक है। कोलंबियन पैसो यहाँ की करेंसी है और कैपिटल है बोगोटा, ठीक है, कोलंबिया की। अगर हम बात करें बेंगलुरु में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहां पर खोला गया है, ये खोला गया है बेंगलुरु में। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है, ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है, प्रेजेंटेड किया है स्टैचू ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, कहां पर, द ऑथर, ये जो बी.आर. अम्बेडकर है ये क्या है, ऑथर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप जानते ही हैं। और इसका इनोग्रेशन हुआ है, इस स्टैचू का इनोग्रेशन हुआ है बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, BASE, बेस बोलते हैं इसको, ठीक है, बेस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यानी बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है। इसके परिसर में बी.आर. अम्बेडकर जी की एक स्टैचू स्थापित किया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर हम बात करें कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की, तो ये हैं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बिस्वराज बोमई और कर्नाटका के गवर्नर है थावर चंद गहलोत, ठीक है। बसवराज बोमई और थावर चंद गहलोत ये यहाँ के क्या है, सीएम और गवर्नर है कर्नाटका के। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्चेज निपुण फॉर प्रमोटिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है। एक तरीके से जो निर्माण वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनको प्रमोशन करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए एक निपुण नाम की योजना शुरू की है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। अगर हम बात करें हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, ये हैं अपने हरदीप सिंह पुरी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक लॉन्च की है एक इनिशिएटिव को, प्रोजेक्ट को, जो कि है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किल ऑफ निर्माण वर्कर, यानी निपुण। इसको जो लॉन्च किया गया है, इस स्कीम को ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, ठीक है। तो निपुण एक स्कीम है जो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर।
निर्माण वर्कर के उत्थान के लिए यानी प्रमोशन के लिए ये एक स्कीम लॉन्च की गई है। निपुण जो कि हरदीप सिंह पुरी जो कि अपने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की है, इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली में। अगर हम बात करें, निपुण एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम के अंडर काम करेगा, फ्लैगशिप स्कीम के अंडर काम करेगा, जिसका नाम है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसका नाम है दायो डे नूलम। ठीक है, डे नूलम एक तरीके से ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एब्रिविएशन है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत ये काम करेगा निपुण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निपुण एक तरीके से इनिशिएटिव है जो कि एक स्कीम के अंडर, फ्लैगशिप स्कीम के अंदर क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद सुनील छेत्री बिकम ज्वाइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर। देखिए, जो सुनील छेत्री हैं अपने एक तरीके से फुटबॉल टीम के क्या है, कैप्टन है, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री। इन्होंने स्कोर किया है अपना 84th इंटरनेशनल गोल। ठीक है, 84th इंटरनेशनल स्कोर, और इसके साथ ये बन गए हैं एक तरीके से ये हाईएस्ट गोल स्कोरर। ठीक है, हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंडिया। ठीक है, तो इंडियंस मेंस फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील छेत्री स्कोर्ड हिज 84th इंटरनेशनल गोल अगेंस्ट हांगकांग। हांगकांग के अगेंस्ट इन्होंने, सुनील छेत्री ने 84th इंटरनेशनल गोल अपना जड़ा है। ठीक है, एक तरीके से हासिल किया है। अगर हम बात करें, ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप क्वालिफायर्स के एक मैच था, उसमें इन्होंने ये गोल 84th इंटरनेशनल गोल किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये इंडिया में पहले सबसे ज्यादा गोल बनाने वाले एक तरीके से फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, सुनील छेत्री ये इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जो नंबर 1 है वो 117 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है, 117 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है, वर्ल्ड नंबर 1 है। उसके बाद ईरान के अली दाई ये 109 गोल के साथ सेकंड नंबर पर है, और उसके बाद 89 गोल्स के साथ मलेशिया के मुख्तार दहारी मुख्तार दहारी ये क्या है, थर्ड नंबर पर है, और लियोनल मेसी ये 86 गोल के साथ फोर्थ पोजीशन पर है। उसके बाद आते हैं अपने सुनील छेत्री 84 गोल के साथ 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि जो सुनील छेत्री हैं अपने इंडियन फुटबॉल टीम्स के कैप्टन हैं। ठीक है, उन्होंने 84th अपना इंटरनेशनल गोल बनाकर क्या किया है, अपने भारत में सबसे ज्यादा गोल बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो ये हैं। उसके बाद हम देखो, ये अपनी न्यूज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारी न्यूज समझ में आ गई है, और ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।